नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अपना पेटेंट्स एक्ट 1970 वाला लेक्चर पढ़ रहे थे। आज इसी सीरीज़ में हम लोग अपना पेटेंट्स एक्ट 1970 का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं और हमारा लेक्चर नंबर 6 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस। पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस और इसके साथ साथ हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें और पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, कितनी फीस होती है, पेटेंट एप्लीकेशन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे और लास्ट में रिवाइज करेंगे अपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। कुछ सेक्शंस हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिए हैं, बाकी जितने भी रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो आज हमारे सारे कवर हो जाएंगे। और जब हम पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सेक्शंस हम लोग इसी के अंदर कवर कर लेंगे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो फाइलिंग का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इतनी आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा कि आपको ये पूरा फाइलिंग का प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, एक बार सिलसिले नज़र से देख लेते हैं। सिंपल देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पेटेंट्स एक्ट क्या होता है, पेटेंट्स रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ा था। इसके बाद पेटेंट्स एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें कितने चैप्टर्स थे, कितने सेक्शंस थे, कौन कौन से सेक्शंस हम लोगों ने रिमूव कर दिए थे, ओमिट हो गए थे, या पेटेंट में जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें रिमूव कर दिए गए थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर पेटेंट का अमेंडमेंट भी देखा था कि कितने पेटेंट में अमेंडमेंट हुए पेटेंट्स एक्ट 1970 में। पेटेंट का मीनिंग देखा था, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका डेफिनेशन होता है, पेटेंट के साथ साथ आपको कौन कौन से राइट्स या कौन कौन से अधिकार मिलते हैं पेटेंटी को, वो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने देखा कि कंडीशंस फॉर पेटेंट, मतलब आपका इन्वेंशन किस कंडीशन में पेटेंटेबल है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, मतलब आपका इन्वेंशन किस कंडीशन में नॉन पेटेंटेबल है। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम समरी निकालें, एक कुछ शॉर्ट में अगर हम इसको रिवाइज करना चाहें, तो हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा था कि आपका जो इन्वेंशन है वो किस कंडीशन में पेटेंटेबल है और किस कंडीशन में पेटेंटेबल नहीं है। ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारा जो इन्वेंशन है वो नॉवेल होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब इंडस्ट्री में यूज़ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ सेक्शन 3 एंड 4 को बिलोंग नहीं करना चाहिए, सेक्शन 3 एंड 4 में नहीं आना चाहिए। और ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन सेक्शन 3 एंड 4 में। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा इन्वेंशन किस कंडीशन में या कब पेटेंटेबल होगा, जब ये चार चीज़ों को वो फुलफिल करेगा। ठीक, यही तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले पूरा आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर सारे आपको फॉर्म्स बताएंगे, कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं, कितने फॉर्म्स लगते हैं, क्या फीस होती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस में ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले मान लीजिए सपोज आप एक एप्लीकेंट हैं, ठीक है, आप अप्लाई करते हैं पेटेंट के लिए। तब आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि मैं कैसे इसको अप्लाई करूं। दो आपके दिमाग में मेथड आएंगे। क्या आएंगे, पहला तो आप ये सोचेंगे मैं एक काम करता हूं, मैं सीधे आईपी इंडिया की जो वेबसाइट है, आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं। आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं। अब जब आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे समस्याएं आएंगी, समस्या आएंगी, बिल्कुल आएंगी। क्यों, क्योंकि जो फॉर्म्स दिए गए हैं पेटेंट को अप्लाई करने के लिए, जो फॉर्म्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, या कॉम्प्लिकेटेड भी अगर हम नहीं बोले तो थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या है, टेक्निकल है। तो जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं, उससे गड़बड़ी हो सकती, मिस्टेक्स हो सकती, तो आपका इस कंडीशन में पेटेंट रिजेक्ट हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फीस आपकी यहाँ पर कम लगेगी, जो गवर्नमेंट ऑथराइज जो आपकी फ़ीस है सिर्फ आपको वो फीस देनी है। तो इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि फ़ीस हमारी कम लगेगी। बट इसका यहाँ पे जो है हमारा डिसएडवांटेज क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिजेक्ट होने के चांसेस, जो पेटेंट है आपका, ये रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, और वो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज वहाँ पर कहीं कहीं यूज़ की जाती है जो आपको नहीं पता है, आपको उसका नॉलेज नहीं, आपको ज्ञान नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं, तो आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, तो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हम फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सेकेंड मेथड चूज़ करते हैं। सेकेंड मेथड की तरफ अब हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में हम बोलेंगे कि भैया हम ऑनलाइन तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम एक काम करते हैं, अब हम पेटेंट एजेंट के पास जाते हैं, पेटेंट एजेंट के थ्रू हम अपना पेटेंट फाइल करेंगे।
किसके थ्रू? पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट क्या करते हैं? पेटेंट एजेंट भी सेम वही चीज़ करते हैं जो आप करते हैं, ये भी पूरा ऑनलाइन, क्योंकि प्रोसेस पूरा ऑनलाइन हो गया, ये भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन इनसे मिस्टेक्स कम होती हैं, ये एक्सपीरियंसड होते हैं, इनसे मिस्टेक्स कम होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला? यहाँ पे फ़ायदा ये मिलने वाला है कि जो आपका पेटेंट है ये रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंसड होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन एक नुकसान यहाँ पर भी है। क्या नुकसान है? यहाँ पर नुकसान ये है कि फ़ीस जो है वो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती। क्यों ज़्यादा होती? क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आ गई या एक मीडिएटर आ गया, वो आ गया पेटेंट एजेंट। अब ऑब्वियस है वो आपका काम करेंगे तो वो आपसे अपनी फ़ीस लेंगे। ये फ़ीस कुछ भी हो सकती है, 20,000 से लेकर के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा काम है उसके ऊपर उनकी फ़ीस डिपेंड करती है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग ITR वगैरह फाइल करते हैं, तो ITR फाइल करने के लिए हमें या तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट से कर देते हैं, अगर आता है हमें पता है हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं होती, हमें समझ नहीं होती, तो हम बोलते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना फॉर्म भरवा लेंगे, ITR अपना हम फाइल करवा लेंगे। तो वो ITR आपका फाइल करते हैं और उसके बेसिस पे जो उनकी मेहनत होती है उसके बेसिस पे आपसे वो पैसे ले लेते हैं, अपनी फ़ीस ले लेते हैं। सेम वही काम पेटेंट एजेंट करते हैं। ठीक, तो ये इसका फ़ायदा है और ये इसका नुकसान है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या होगा? अब पेटेंट एजेंट क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस जो आप करते हैं वो क्या करेंगे? वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है? ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक, अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? हमें चाहिए फॉर्म चाहिए, कि कौन कौन से आपको फॉर्म्स भरने हैं, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी, ये सब हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा टेरिटरी लगेगा। ठीक है, मतलब किस एरिया में या किस क्षेत्र में हमारा जो है ये हम लोग फाइल कर रहे हैं। तो सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है हमारा टेरिटरी। तो टेरिटरी हम कैसे देख सकते हैं? टेरिटरी में देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पेटेंट ऑफिस के 4 ऑफिस हैं। पेटेंट ऑफिस के भारत में टोटल 4 ऑफिस हैं, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। कोलकाता में आपका हेडक्वार्टर है। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले जब सारी चीज़ें फिजिकल होती थी तो क्या होता था, हमें पता था कि हम यूपी से हैं, मान लीजिए सपोज उत्तर प्रदेश से हैं, या मान लीजिए सपोज आपका MP से है, तो हमें पता है कि हमारा ये वाला मध्य प्रदेश में हमें पता है कि हमारा जो टेरिटरी लगेगा वो मुंबई ऑफिस लगेगा। तो हम अपना मुंबई ऑफिस पहुँच गए, जाके हमने अप्लाई कर दिया। या मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमें पता है कि भैया हमारा न्यू दिल्ली वाला ऑफिस है, तो हम अपना वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाके हमने अप्लाई कर दिया। लेकिन अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तब क्या करना है? तो जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो हमें कहीं नहीं जाना। जब आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पर जैसे ही अपना एड्रेस डालते हैं, जैसे ही अपना एड्रेस डालते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सीधे उसी टेरिटरी के ऑफिस को पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना एड्रेस डाला, उसमें लिखा नीचे कि कानपुर यूपी, और आपने पिन कोड डाल दिया 208001। तो जैसे ही आप ये डालेंगे वो सीधे आपका कहाँ पहुंच जाएगा? वो सीधे आपका एप्लीकेशन। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमारा ये न्यू दिल्ली वाले टेरिटरी में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि हमारा इसी ऑफिस में जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन कहाँ जाएगा? न्यू दिल्ली वाले पेटेंट ऑफिस में। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर? अब बात आती है कि कौन कौन से फॉर्म्स भरे जाते हैं और उनमें क्या क्या उनका प्रोविज़न होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। और फॉर्म में ये आता है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है फॉर्म नंबर 1। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म है। यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर 1, कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी होती हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको अपना नेम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होती हैं। इसके साथ साथ आपको बताना होता है कि किस तरह का ये एप्लीकेशन है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन आपको बताना होता है। तो फॉर्म नंबर 1 आपको भरना होता है, फॉर्म नंबर 1 के बाद आपको फॉर्म नंबर 2 भरना होता है। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना होता है कि आपका एप्लीकेशन कौन सा है, और आपको फॉर्म नंबर 1 या फॉर्म नंबर 2 आपको चूज़ करना होता है। फॉर्म नंबर 1 और 2 किस बेसिस पे चूज़ करते हैं? देखिए, फॉर्म नंबर 1 मतलब जब आप पेटेंट एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि फॉर्म नंबर 1 भरना है आपको या फॉर्म नंबर 2 भरना है। फॉर्म नंबर 1 किस लिए होता है, फॉर्म नंबर 2 किस लिए होता है? फॉर्म नंबर 1 होता है, मान लीजिए सपोज अभी आपका जो है पेटेंट कंप्लीट हुआ नहीं है, आपका जो इन्वेंशन है, नॉट पेटेंट, आपका जो इन्वेंशन है वो भी पूरा बना नहीं है, पूरा नहीं बना है, सिर्फ आपके मन में आइडिया आ गया, आपने सोच लिया कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको हम पहले से कुछ ऐसा उसको हम सिक्योर करा लें या उसको हम पेटेंट करा लें ताकि कोई और यूज़ ना कर पाए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या बोलते हैं? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। मतलब कि आपका जो
इन्वेंशन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ आपके मन में आइडिया आ रहा है और आपको लग रहा है कि अगर हम पेटेंट नहीं कराएंगे तो कोई ना कोई इस आइडिया को चुरा सकता है, या कोई ना कोई और ऐसा ना हो कि जब तक मैं कराऊं कोई दूसरा इस आइडिया से लेके आके कुछ भी इन्वेंट कर दे, कुछ भी बना दे। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होता है। तो आप पेटेंट एजेंट के पास जाएंगे, आप उनको दो ही फॉर्म आपको वो बोलेंगे, या तो फॉर्म नंबर 1 या फॉर्म नंबर 2। सो फॉर्म नंबर 1 होता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, फॉर्म नंबर 2 होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। किसके लिए होता है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। मतलब आपने बोला कि मेरा सब कुछ पूरा है, पूरा इन्वेंशन पूरा, हर एक एक चीज़ पूरी है, तो वो आपको बोलेंगे आप फाइल करिए, आप भरिए फॉर्म नंबर 2, अदरवाइज आप भरिए फॉर्म नंबर 1। ठीक, बात समझ में आ गई? दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आपका इन्वेंशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, या अभी बीच में आधा अधूरा आप चाहते हैं कि हम पहले से करा लें। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या होता है, आपने बोला कि चलो ठीक है हम इन दो में से कोई एक अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका पूरा है तो आप फॉर्म नंबर 2 की तरफ जाएंगे, और पूरा नहीं है तो आप जाएंगे किधर? फॉर्म नंबर 1 की तरफ। फॉर्म नंबर 1 यानी कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म नंबर 1 क्यों भरा जाता है? फॉर्म नंबर 1 इसलिए भरा जाता है, फॉर्म नंबर 1 इसलिए भरा जाता है ताकि आपको एक प्रायोरिटी डेट मिल जाए, प्रायोरिटी डेट आपको मिल जाए। मतलब कि ये है कि अब ये है आपको प्रायोरिटी डेट मिल गई, अब कोई दूसरा पेटेंट नहीं करा सकता जब तक कि आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो प्रायोरिटी डेट मिल गई। और दूसरी चीज़ क्या होता है? दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब भी आपने ये फाइल किया है, इससे 12 मंथ्स के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। अब ऐसा नहीं आपने आधा अधूरा दे दिया उसके बाद भूल गए, आपको 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का टाइम होता है। तो 12 मंथ्स के अंदर आपको ये फिर बताना होता है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना होता है। अब हमारा ये पूरा इन्वेंशन जो है कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रायोरिटी डेट मिल जाता है, मतलब एक तरह से आपको एक स्लॉट मिल गया, आपका जो इन्वेंशन है वो अब सिक्योर हो गया। अभी जब तक आपका ये पूरा आगे प्रोसेस नहीं होगा तब तक कोई दूसरा उसको पेटेंट नहीं करा सकता है। समझ में आ गई बात? तो फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 में, दोनों में ये डिफरेंस। अब फॉर्म नंबर 2 में क्या आता है? टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर आ रहा है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। अब इस टाइप ऑफ एप्लीकेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने तरह की आपकी एप्लीकेशन हो सकती है। तो टोटल अगर हम देखें दोस्तों, तो टोटल हमारी 6 तरह की एप्लीकेशन होती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या है, आपको ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन में यही आपको बताना होता है, प्रोविजनल एप्लीकेशन है, प्रोविजनल है या फिर कंप्लीट है। और ये कहाँ पर डिफाइन है ये भी ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 9(1) और सेक्शन नंबर 9(3) में प्रोविजनल एप्लीकेशन है या फिर आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल के लिए हमें देना होता है फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1, और कंप्लीट के लिए हमें देना होता है फॉर्म नंबर 2। ये फाइल करना होता है। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में डिफाइन है। क्या लिखा हुआ है? व्हेन इट इज़ फाइल्ड, कब फाइल किया जाए? व्हेन द इन्वेंशन इज नॉट फुली डेवलप्ड, तब हम किसकी तरफ जाएंगे? प्रोविजनल एप्लीकेशन की तरफ। व्हेन द इन्वेंशन इज फुल्ली डेवलप्ड, तब हम किसकी तरफ जाएंगे? कंप्लीट एप्लीकेशन की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? कंप्लीट एप्लीकेशन की तरफ। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि हमारा जो तीसरा टाइप होता है वो होता है कन्वेंशन एप्लीकेशन। अब कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या है? मतलब जब पहले किसी ने भी कन्वेंशन कंट्री में फाइल किया हो। मतलब मान लीजिए आप पेटेंट लेने जा रहे हैं अपने इन्वेंशन के लिए, लेकिन आपने पेटेंट फाइल करने से पहले आपने ऑलरेडी किसी दूसरी कन्वेंशन कंट्रीज़ में, कन्वेंशन कंट्रीज़ क्या होती हैं? जो भी जितने भी हमारे इससे रिलेटेड, आईपी से रिलेटेड जो भी एक्ट्स वगैरह या ट्रिप्स के कंप्लायंस को जो फॉलो करते हैं, जितने मेंबर कंट्रीज़ ने उसमें साइन किए होते हैं वो कन्वेंशन कंट्रीज़ होती हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज़ किसी कन्वेंशन कंट्री में आपने ऑलरेडी फाइल करके रखा है, मतलब फॉरेन में किसी कंट्री में आपने ऑलरेडी पहले से फाइल करके रखा है, तो उसके लिए आपको बताना होगा कन्वेंशन एप्लीकेशन। ये सेक्शन नंबर 135 में डिफाइन है। मतलब कि आपने ऑलरेडी पहले से वहाँ फाइल कर रखा है, अब आप इंडिया में फाइल करा रहे हैं। समझ में आ गया बात? इसके बाद देखिए क्या आता है, नेक्स्ट टाइप आता है पीसीटी एप्लीकेशन। अब ये पीसीटी एप्लीकेशन क्या है? व्हेन द प्रोटेक्शन इज सॉट इन मल्टीपल कंट्रीज, मतलब एक साथ आपको कई सारी कंट्रीज में जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने उसके इन्वेंशन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए होता है पीसीटी एप्लीकेशन। ठीक, इसके बाद आता है हमारा डिविजनल एप्लीकेशन। डिविजनल एप्लीकेशन क्या होता है? जब एक एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा इन्वेंशन होते हैं, व्हेन वन एप्लीकेशन कंटेन्स मोर देन वन इन्वेंशन। ये कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन नंबर 16 में। ठीक, सेक्शन नंबर 16 में आपका डिविजनल एप्लीकेशन डिफाइन है। जब एक से ज़्यादा इन्वेंशन होते हैं तब वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इसको डिविजनल एप्लीकेशन फाइल करें। पेटेंट ऑफ एडिशन, पेटेंट ऑफ एडिशन, जब भी आपको किसी अपने इन्वेंशन में, जो आपका मेन इन्वेंशन, उसमें आपको कोई इंप्रूवमेंट कराना है, कोई मॉडिफिकेशन कराना है, तो उसके लिए आपको देना होता है पेटेंट ऑफ एडिशन।
ठीक, ये इसका टाइप्स होते हैं, टोटल टाइप्स इतने ही होते हैं, पेटेंट के एप्लीकेशन के टोटल टाइप होते हैं। मतलब अब आपको ये पता है, आप नए हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आप बताइए आपका प्रोविजनल है या कंप्लीट है, या आपने मान लीजिए ऑलरेडी किसी बाहर कंट्री में करके रखा है, आप अब यहाँ चाह रहे हैं इंडिया में कराना, तो आप उनको बताएंगे अब हमें कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करना है। ठीक, अब मान लीजिए आपने बोला कि हमें कई सारी कंट्रीज़ में एक साथ चाहिए, तो आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। आपने बोला नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा है, पहले से फाइल है, लेकिन हमें उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई कराना है या कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कराना है, तो आप बोलेंगे पेटेंट ऑफ एडिशन वाला आप एप्लीकेशन दे देंगे। या आपने बोला कि ऐसा हमारे में एक से ज़्यादा ऐप जो है वो आप फाइल करने जा रहे हैं, आपने बोला हमारे एक से ज़्यादा इन्वेंशन है, तो आप कौन सा देंगे, डिविजनल एप्लीकेशन। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई, आप जो भी फॉर्म फाइल करेंगे यहाँ पे आपको बताना होता है कि ये जो आपका एप्लीकेशन है किस तरह का है, ऑर्डिनरी है, कन्वेंशन है, पीसीटी है, डिविजनल है, पेटेंट ऑफ एडिशन है, कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होती। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स, यहाँ पर नेम आएगा, आपका एड्रेस वगैरह आएगा, देखिए कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर नेशनैलिटी आ जाएगी, और यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, नेचुरल पर्सन है, स्मॉल एंटिटी है, स्टार्टअप है, क्या है। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंटर्स, आर ऑल द इन्वेंटर्स। अब इन्वेंटर्स क्या एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्म होता है जो आपको फाइल करना होता है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं और क्या क्या फीस होती है। ये तो पूरा इसका ये क्या है आप लेके गए। अब आगे थोड़ा सा हम प्रोसेस को और समझते हैं और कौन कौन से फॉर्म्स हमारे यूज़ होते हैं हम वो भी समझते हैं। देखिए आपने क्या बोला, हम पेटेंट एजेंट के पास जा रहे हैं, उन्होंने आपको बता दिया कि ठीक है आपको कौन सा फॉर्म भरना है और कौन से किस टाइप का एप्लीकेशन है ये आपको उन्हें बताना होता है। फॉर्म नंबर 1 भरना है या फॉर्म नंबर 2 भरना है, ये आपको उन्हें बताना होता है कि हम फॉर्म नंबर 1 भरने जा रहे हैं और ये इस टाइप का हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, वो भरेंगे। इसके बाद फर्दर क्या होगा, इसके बाद आप समझिए अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है आपकी पेटेंट की। अब इसके बाद क्या होगा, आपने पूरा अपना जो भी प्रोसेस वगैरह उनको सारी डिटेल वगैरह दे दी, सारे स्पेसिफिकेशन दे दिए, उन्होंने क्या किया आपके पेटेंट एजेंट ने फाइल कर दिया। पेटेंट एजेंट ने क्या कर दिया, फाइल कर दिया, मतलब कि पूरा ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। अब ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद क्या होता है, ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता। 18 मंथ्स बाद, मतलब 18 मंथ्स के अंदर अंदर ये क्या होता है, ऑटोमेटिक या तो जर्नल पे या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश मतलब कि पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा, मतलब पब्लिक डोमेन में, सॉरी पब्लिक डोमेन में ये आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब मान लीजिए सपोज मैं कोई पेटेंट कराना चाहता हूँ और मुझे चाहिए कि मैं एक बार देख लूँ जरा आजकल लेटेस्ट कौन कौन से पेटेंट जो हैं पेटेंट लोगों ने करा के रखे हैं। तो ये जब पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर इनका जो है पेटेंट ऑफिस का बोलते हैं उसको आई पास। ये क्या है, ये पेटेंट ऑफिस की एक वेबसाइट है, इंडियन पेटेंट एडवांस्ड सर्च सिस्टम, ये पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट है। ठीक है, इसका नाम इन्होंने दिया है आई पास। यहाँ पर कोई भी देख सकता है कि कौन सा पेटेंट फाइल किया गया है, कौन सा पेटेंट फाइल किया गया है, कोई भी देख सकता है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, पेटेंट एजेंट ने क्या कर दिया, पूरा ऑनलाइन फाइल कर दिया। इसके बाद क्या होगा, 18 महीने के अंदर अंदर ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। ठीक, पब्लिश होने के बाद क्या होगा, अब कोई भी हो वो देख सकता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आती हैं, ये पब्लिश तो हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो नया स्टार्टअप है, मुझे बहुत जल्दी अपना काम शुरू करना है, तब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अर्ली पब्लिकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट देनी होगी। अर्ली पब्लिकेशन के लिए मतलब आप चाहते हैं कि हमारा 18 मंथ से पहले पब्लिश हो। इतना टाइम कौन वेट करेगा, 1.5 साल कौन वेट करने वाला है, हमारा तो इतना बड़ा स्टार्टअप है और हम इतने बड़े लेवल पे स्टार्टअप अपना लॉन्च करने जा रहे हैं, हम इतना कब तक वेट करेंगे ऐसे 18 मंथ का। तो उसके लिए होता है अर्ली पब्लिकेशन। अर्ली पब्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म नंबर 9। ये कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर 11A में डिफाइन है। आप अर्ली पब्लिकेशन करा सकते हैं और इसके लिए हमें यूज़ करना होगा फॉर्म नंबर 9। फॉर्म नंबर 9 आप भर के देंगे और ये लीजिए फॉर्म नंबर 9 है। ये होता है किस लिए, अर्ली पब्लिकेशन के लिए, कि हमें इतना वेट नहीं करना है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, आप हमारा जल्दी पब्लिश करिए। ठीक, पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद इनकी जो वेबसाइट है आई पास, यहाँ पर आपको ये शो होने लगेगा, वो पेटेंट शो होने लगेगा, दिखने लगेगा। अब कोई भी सर्च कर सकता है। क्यों पब्लिक के लिए रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि भाई कोई दूसरा जो अप्लाई कर रहा है वो देखे कि जो ये पेटेंट ले रहा है बंदा, ये गलत तरीके से तो नहीं एक्वायर कर रहा है, ये सही है भी या नहीं है। इसलिए पब्लिक के लिए ये ओपन रख दिया जाता है।
पब्लिक डोमेन में आ गया सबके लिए, जो चाहे वो सर्च कर सकता है, जो चाहे वो देख सकता है। देखने के बाद वो क्या करेगा, अब देखने के बाद वो कर सकता है ऑब्जेक्शन रेज। इसीलिए ये रखा जाता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो यहाँ पर चेक कर ले। ये क्यों पब्लिश किया जाता है, पब्लिक डोमेन में क्यों कर दिया जाता है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है यहाँ पर देखने के बाद। ठीक, अब ऑब्जेक्शन रेज करने के दो तरीके होते हैं। देखिए, ऑब्जेक्शन रेज करने के दो तरीके होते हैं, या तो प्री अपोजिशन, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्शन रेज करने के दो तरीके होते हैं। मान लीजिए सपोज 18 मंथ के बाद ये आपका वेबसाइट पे पब्लिश हो गया। ठीक है, वेबसाइट पे पब्लिश हो गया। अब पब्लिश होने के बाद क्या होता है, देखिए पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद वहाँ पे आ गया, वेबसाइट पे आ गया। अब आपने ऑब्जेक्शन किया, अगर आपने किसी भी एप्लीकेंट ने ऑब्जेक्शन किया तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्री ग्रांट अपोजिशन। क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। प्री ग्रांट अपोजिशन मतलब अभी सिर्फ ये पब्लिश हुआ है वेबसाइट पे, जो आपका पेटेंट जो आपने फाइल किया है ये अभी सिर्फ 18 मंथ्स बाद वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है, अभी आपको मिला नहीं है, ग्रांट नहीं हुआ है, मतलब पेटेंट आपको ग्रांट नहीं हुआ है, पेटेंट मिला ही नहीं है। तो उसके पहले अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसे हम बोलते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन। प्री ग्रांट अपोजिशन, मैंने क्या बोला, वेबसाइट पे आ गया, आपने चेक किया, अब आपको लगा यार ये तो यार पहले से ही बना हुआ है, ये तो गलत तरीके से एक्वायर कर रहा है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन। लेकिन अब आप अपोजिशन करेंगे कैसे, आप अपोज कैसे करेंगे, इसके लिए आता है फॉर्म नंबर 7A। क्या आता है इसके लिए, फॉर्म नंबर 7A। ये आप फाइल करके पेटेंट ऑफिस में देंगे और यह पेटेंट एजेंट के थ्रू देंगे। आप उनको बोलेंगे भैया ये तो पहले से बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्म नंबर 7A भर के उनको देंगे। अब देखिए तरीका यहाँ पर क्या है, जो ये आप विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, किस बेसिस पे आप कर सकते हैं, कोई ना कोई तो बेसिस होगा, कोई ना कोई तो कुछ तो रीज़न होगा, किस बेसिस पे करेंगे। अब ये कहाँ पर डिफाइन है, ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 25 में। कहाँ पर डिफाइन है ये, सेक्शन नंबर 25 में। ठीक, दो चीज़ समझिएगा, सेक्शन नंबर 25 में। तो एक तो मेथड ये हो गया कि आपको अभी पेटेंट मिला ही नहीं है, हमने बीच में अपोज कर दिया। ठीक, हमने अपोज कर दिया, उसके लिए आपको देना होगा फॉर्म नंबर 7A। ये कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर 25 में। ठीक, अब मान लीजिए 18 महीने बाद पब्लिश हो गया, किसी ने देखा ही नहीं, वो पड़ा हुआ, उसके बाद उनको पता चला 2 साल 3 साल बाद पेटेंट मिल गया। अब पेटेंट जब मिल गया, ग्रांट हो गया पेटेंट, तो उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। मतलब समझिए, किसी को पेटेंट मिल गया, अब पेटेंट मिल गया, अब मिलने के बाद जब किसी ने देखा कि अरे ये तो इनको पेटेंट मिल गया बट ये तो गलत तरीके से एक्वायर किया गया है, तब वो अपोज करेंगे। तो वो जो अपोज होगा वो बोलेंगे हम पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। मतलब एक होता है पेटेंट मिलने के पहले अपोज करना, विरोध करना, एक होता है पेटेंट मिलने के बाद अपोज करना या विरोध करना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। तो ये कैसे आप अपोज करेंगे, इसके लिए होता है फॉर्म नंबर 7। इसके लिए होता है फॉर्म नंबर 7। आप कहाँ जाएंगे, पेटेंट एजेंट के पास ये फॉर्म लेके जाएंगे, लो भैया ये इनकी गलतियां हैं, ये हमने पकड़ी हैं और इस बेसिस पे हम इसको ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। अब पेटेंट एजेंट के पास आप जाएंगे तो वो बोलेंगे चलो ठीक है, अच्छा ये फॉर्म नंबर 7 ये कहाँ पर डिफाइन है, ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन नंबर 2 में, सेक्शन 25 के सब सेक्शन नंबर 2 में। और फॉर्म नंबर 7A कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन 1 में। सेक्शन 25 में क्या डिफाइन है, सेक्शन 25 ये डिफाइन करता है ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। सेक्शन 25 ये डिफाइन करता है ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि क्या ग्राउंड्स पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, मतलब कि किस बेसिस पे, क्या रीज़न है, किस आधार पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, वो डिफाइन है सेक्शन नंबर 25 में। अब ये क्या क्या ऑब्जेक्शन के ग्राउंड्स हो सकते हैं, नंबर 1 सबसे पहला कि आपने गलत तरीके से या धोखाधड़ी से आपने ये एक्वायर किया है। आपने जो पेटेंट है भाई, आप विरोध करेंगे तो आप सीधी सी बात है, आप किस बेसिस पे विरोध कर सकते हैं, कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो बेसिस होगा। तो यही बेसिस होगा, या तो आपने गलत तरीके से एक्वायर किया हुआ है, या पेटेंट ऑलरेडी पहले कहीं पे पब्लिश हो चुका है, पेटेंट ऑलरेडी किसी और ने ले रखा है, आपने दोबारा गलत तरीके से ले लिया, ये सारी चीज़ें। तो या फिर मान लीजिए किसी और ने वही सेम जो आपका जो इन्वेंशन है, किसी और ने जो है कहीं दूसरी कंट्री में या कहीं जो है पेटेंट में उसने ऑलरेडी फाइल करके रखा है, मतलब फाइल भी किया जा चुका है, या किसी को मिल भी चुका है, या ऑलरेडी
इंडिया में मान लीजिए सपोज पहले से ही हमें पता है कि ये तो पेटेंट पहले से ही है, ठीक, या मान लीजिए कि कोई उसमें इन्वेंटिव स्टेप ही नहीं है, वो हमारा नॉवेल ही नहीं है, नया ही नहीं है पूरी तरह से, मतलब उन्होंने जो क्या बोलते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही नहीं दिया है, ठीक। इसके साथ साथ हमारा क्या है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के को बिलोंग कर रहा है, जो कि नॉन पेटेंटेबल जो है इन्वेंशन है उसको उस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं एक टाइम लिमिट होता है कन्वेंशन एप्लीकेशन का, उसके टाइम लिमिट के अंदर जो है इन्होंने फाइल नहीं किया। तो इस तरह के कई सारे आधार हो सकते हैं, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, आपने देखा कि ये जो पब्लिश हुआ है वेबसाइट पे, ये क्या, ये तो पहले से बना हुआ है, तो भाई ऑब्वियस है हम इसको अपोज करेंगे। तो अपोज करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि किस बेसिस पे आप अपोज कर रहे हो, तो हम बताएंगे कि ये ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन जो सेक्शन 25 में डिफाइन, हम बताएंगे ये तो सेक्शन 3 में आ रहा है, नॉन पेटेंटेबल है, या हम बोलेंगे ये तो नया ही नहीं है, तो पहले से ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो ये सब सारी चीज़ें आप बताएंगे, तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, उसके बेसिस पे फिर जो है आप अपोज करेंगे। अब क्या होगा, अब अपोज करने के बाद होता क्या है, फॉर्म आपने सबमिट किया, अपोज करने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका कहाँ, ये जाएगा आपका कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर आपको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया इनको बुलाएंगे, और किसको बुलाएंगे, जिसका पेटेंट है, जो एप्लीकेंट है, इन दोनों लोगों को बुलवाएंगे और यहाँ पर होगी आपकी हियरिंग। हियरिंग यानी कि सुनवाई। दोनों का सेम केस है, चाहे वो प्री ग्रांट अपोजिशन हो या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे बताया कि ये तो पहले से बना हुआ है, ऐसा है वैसा है, और मान लीजिए आपको नहीं पता था, अभी तक आपने देखा नहीं, आप दूसरे कामों में व्यस्त थे, जब उनको पेटेंट किसी को मिल गया आपने उसके बाद देखा अरे ये तो पहले से बना, तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर भी क्या होगा, आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, रेज करने के बाद आपको बुलाया जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के सामने सुनवाई होगी, हियरिंग होगी। अब हियरिंग में क्या होगा, आप दोनों लोगों को बुलाया जाएगा, एक तो जिसने जो है ऑब्जेक्शन रेज किया, दूसरा जो एप्लीकेंट है जिसका पेटेंट है, या हम बोलेंगे पेटेंटी। दोनों में फ़र्क है, एप्लीकेंट और पेटेंटी का। एप्लीकेंट वो होता है जिसने पेटेंट फाइल किया है, और पेटेंटी वो होता है जिसको पेटेंट मिल चुका है, ठीक। तो यहाँ पर तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब पेटेंट मिलने के बाद बात कर रहे हैं, तो वो किसको बुलाएंगे, जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया उसको, और किसको बुलाएंगे, पेटेंटी को, जिसको पेटेंट मिल चुका है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगी भैया, जिसने अप्लाई किया, जिसने अपोज किया उसको बुलाएंगे, और जिसका ऑलरेडी एप्लीकेंट है, जिसने अप्लाई किया हुआ उसको बुलाएंगे। सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, दोनों लोगों से सुना जाएगा। बताइए, अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर उन्होंने जो अपोजिशन जिसने किया है वो बोल रहा है कि नहीं ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है, या सेक्शन 3 में आ रहा है, या ये नया इन्वेंशन है ही नहीं, ये पहले दूसरी कंट्री में फाइल किया जा चुका है, तो क्या होगा, कंट्रोलर सुनेंगे, फिर जो दूसरा पक्ष होगा उनको भी सुनेंगे, फिर वो एक डिसीजन लेंगे, उनको समझ में आएगा अच्छा हाँ ये सही बोल रहा है। तब क्या होगा, अगर देखा उन्होंने कि ये सही है, तब क्या होगा, उस बेसिस पे आपका पेटेंट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने मान लीजिए एप्लीकेंट की बात सुनी, उन्होंने बोला नहीं यार ये तो कहीं नहीं अवेलेबल है, ये तो बिल्कुल सही बात है, वो सब जगह सर्च करेंगे, सब पूरा अपना डेटाबेस देखेंगे, अच्छा ये कहीं नहीं अवेलेबल है, सेक्शन 3 को भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा था, जो जिसने अपोज किया है ये गलत बोल रहा था, ये सही बोल रहा है। तब क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक, एक्सेप्ट हो जाएगा। सेम वही चीज़ है, यहाँ तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो जब रिजेक्ट हो जाएगा तो सीधी सी बात है आपका पेटेंट जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर सही है तो पेटेंट एज इट इज़ बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वाले में, वहाँ पर पेटेंट बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी हमें पेटेंट मिला ही नहीं है। अब एक्सेप्ट हो जाएगा, अब इसके बाद क्या होगा, एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा, देखते हैं। अब एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा, देखिए, अब एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा, जाएगा ये वापस से वहीं पेटेंट ऑफिस में जहाँ पे पड़ा हुआ था, आपका जो फाइल है ये पेटेंट ऑफिस में जाएगा जहाँ पे पड़ा हुआ था। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि अब ऑब्वियस है 18 मंथ से ऊपर हो चुका है, अब 18 मंथ से ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, पेटेंट ऐसे नहीं मिलता है, हमें क्या कराना होता है, कोई भी पेटेंट एग्जामिनर या कंट्रोलर आपकी जो फाइल होती है, आपका जो भी आपने सबमिट किए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो एग्जामिन नहीं करते, हमको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हमको पेटेंट ऑफिस में जो सारी चीज़ें पड़ी हैं, हमको एग्जामिनर से या कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप एग्जामिन करिए, हियरिंग वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही पाया गया है, अब आप एग्जामिन करिए, अब आप हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए कि ये वैलिड है या फिर नहीं है। और वो वैसे भी हियरिंग के बाद ही ये सारी चीज़ें होती हैं, हियरिंग के बाद ये सारी चीज़ें होंगी, वो देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एग्जामिन के लिए, हियरिंग के टाइम पे भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। आप उनसे क्या बोलेंगे, आप उनसे बोलेंगे हमारा एग्जामिन करिए। तो अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं,
पेटेंट को एग्जामिन करने के लिए रिक्वेस्ट करी जाती है। पेटेंट ऑफिस खुद से एग्जामिन नहीं करता। अगर वो फाइल पढ़ी है तो पढ़ी रहेगी, पेटेंट ऑफिस एग्जामिन नहीं करेगा जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए इनको दिया जाता है फॉर्म नंबर 18। फॉर्म नंबर 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिन, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिन, फॉर्म नंबर 18। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमको एग्जामिनेशन जो ये एग्जामिन कर रहे हैं इसको हमें और फास्ट कराना है और जल्दी कराना है, तो उसके लिए होता है फॉर्म नंबर 18A। फॉर्म नंबर 18A फास्ट एग्जामिन करवाने के लिए, ठीक, फास्ट एग्जामिन करवाने के लिए। अब ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन या फास्ट एग्जामिन कराने के लिए, ये सब चीज़ें कहाँ पर मेंशन है? ये सब सारी चीज़ें आपकी मेंशन है सेक्शन नंबर 11B में, सेक्शन नंबर 11B में, ठीक, सेक्शन नंबर 11B में। सेक्शन 11A में क्या डिफाइन है, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ाया था, फॉर्म नंबर 9, ये कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 11A में, अर्ली पब्लिकेशन के लिए, ठीक। देखिए, सबसे पहले आपने सब फाइल कर दिया, अब आप चाहते हैं कि हमारा पब्लिकेशन जल्दी हो जाए, तो उसके लिए आपको देना होगा फॉर्म नंबर 9, और ये डिफाइन है सेक्शन 11A में। अब आपका पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद अब आप बोलेंगे हमें इसको एग्जामिन करवाना है, तो एग्जामिन करवाने के लिए फॉर्म नंबर 18 और 18A आपको देना होगा, और वो कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन नंबर 11B में, फॉर्म नंबर 18 और 18A। किसके लिए है? ये अर्ली पब्लिकेशन के लिए नहीं है, ये है एग्जामिन करवाने के लिए, ठीक। एग्जामिन के लिए आप रिक्वेस्ट दे देंगे, एग्जामिन हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें एग्जामिन कर लेंगे और फिर वही सारे प्रोसेस होगा। कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, और नहीं आता है तो फिर फाइनली ग्रांट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पेटेंट। आपको क्या मिल जाएगा? COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और फाइनली आपको पेटेंट का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से पूरा आप अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अब जो हमारा पूरा प्रोसेस था, इसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स लगते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो एक एक करके देख लेते हैं और कितनी फीस लगती है। देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले पेटेंट एप्लीकेशन आपको देनी होती है, बताना होता है प्रोविजनल है, कंप्लीट है, फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2, और ये इसकी फ़ीस है 1600 रुपये। अगर नेचुरल पर्सन है या इंडिविजुअल है या स्टार्टअप है तो उसके लिए 1600 रुपये, स्मॉल एंटिटी के लिए 4000 रुपये, और अदर्स या लार्ज एंटिटी के लिए 8000 रुपये। अब आप अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, फॉर्म नंबर 9 देंगे कि हमें जल्दी कराना है। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट वेटिंग फॉर 18 मंथ्स, आप वेट नहीं करना चाहते, आप जल्दी पब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए आपको देना होगा फॉर्म नंबर 9, और इसके लिए फ़ीस लगती है 2500 रुपये, 2500। स्मॉल एंटिटी है तो 6250, लार्ज एंटिटी है तो 12500, ठीक। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन होता है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर 18 आप देंगे। फॉर्म नंबर 18 क्या, इसका आपका फीस कितना है? 4000 रुपये इंडिविजुअल के लिए या नेचुरल पर्सन या स्टार्टअप के लिए। स्मॉल एंटिटी के लिए 10,000 है, लार्ज एंटिटी के लिए 20,000 है, ठीक। अब मान लीजिए आपने बोला नहीं, हमको और जल्दी एग्जामिन करवाना है, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन करवाना है, तो आप फॉर्म नंबर 18A देंगे, और इसका फीस कितना है? 5600 रुपये है। स्मॉल एंटिटी का 14,000 है और लार्ज एंटिटी का 28,000 है, ठीक। पेटेंट मिल गया, सब कुछ हो गया। अब पेटेंट मिल गया, जितनी फीस थी आपने यहाँ पर सब सारी फीस भर दी, पेटेंट मिल गया। पेटेंट मिलने के बाद क्या होता है? उसका रिन्यूअल भी होता है। पेटेंट का जो टर्म होता है वो कितने टाइम के लिए होता है? 20 ईयर्स के लिए आपको मिलता है, और ये 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद, मतलब आपको पेटेंट मिल गया, अब 3 साल तक तो कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन 3 साल के बाद आपका फिर इसमें रिन्यूअल फीस चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? रिन्यूअल फीस। तो 3 साल से 6 साल तक आपका ₹800 पर ईयर आपका रिन्यूअल फीस लगेगा, अगर आप नेचुरल पर्सन है या स्टार्टअप है। 2000 रुपये पर ईयर आपका रिन्यूअल फीस लगेगा अगर आप स्मॉल एंटिटी हैं। 4000 रुपीज़ पर ईयर लगेगा अगर आप लार्ज एंटिटी हैं। उसके बाद फर्दर आगे रिन्यू कराने के लिए नेक्स्ट 6 से 10 साल तक आपका 2400 रुपये पर ईयर लगेगा अगर आप नेचुरल पर्सन या स्टार्टअप है। तो ये पूरा का पूरा फीस का स्ट्रक्चर है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई, कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं, कौन कौन सी फीस है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ने से पहले हम एक बार और आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म नंबर्स हैं वो हम पूरे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझिए, आईपी इंडिया की वेबसाइट में जो टोटल हमें फॉर्म दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? 35 टोटल दिए गए हैं 35। बट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें एग्ज़ाम के लिए है, हमें वो पढ़ने हैं।
देखिए इसी बीच में मैं फॉर्म भी पढ़ाता चलूँगा, सेक्शन भी पढ़ाता चलूँगा, और इसी बीच में जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह आएंगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई नहीं है, जैसे आपका पेटेंट किस कंडीशन में कैंसिल हो जाता है, कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें तो अभी बताई नहीं है। तो वो सब सारी चीज़ें अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। टोटल फॉर्म कितने हैं? 35। हम लोग वो सारे फॉर्म देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर फॉर्म नंबर, ठीक है, पूरा यहाँ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिटेल। फॉर्म नंबर 1 किसके लिए है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। फिर होता है आपका फॉर्म नंबर 2 कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। फिर होता है फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 क्या होता है? फॉरेन फाइलिंग, मतलब फॉरेन कंट्री में अगर आपको फाइल करना। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, ये आपका सेक्शन नंबर 8 में डिफाइन है। सेक्शन नंबर 8 में क्या डिफाइन है? ये डिफाइन है कि आप जो कुछ भी फाइल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपको कुछ भी छिपाना नहीं है। ये सेक्शन नंबर 8 में डिफाइन है, ठीक है। तो अगर आप फॉरेन फाइलिंग कर रहे हैं उसके लिए लगेगा फॉर्म नंबर 3, और आपको ये बताना पड़ेगा साथ ही साथ कि जो आप अपना फाइल कर रहे हैं कि हमें फॉर्म नंबर 3 भी चाहिए, क्योंकि हमें फॉरेन में भी फाइल करना है, दूसरी कंट्री में भी फाइल करना है, इसलिए हमें फॉर्म नंबर 3 भी चाहिए। इसके बाद आता है फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 में ये बताता है कि कितने इन्वेंटर हैं और कौन कौन इन्वेंटर है। सो बेसिकली क्या बताते हैं ये? इन्वेंटर्स। फॉर्म नंबर 5 इन्वेंटर्स की डिटेल देनी होती, कौन कौन इन्वेंटर है और कितने इन्वेंटर है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? फॉर्म नंबर 5 में। इसके बाद फॉर्म नंबर 9 आता है, जो कि मैंने आपको बताया अर्ली पब्लिकेशन के लिए अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आता है फॉर्म नंबर 9 अर्ली पब्लिकेशन, ठीक। इसके बाद हमारा आता है फॉर्म नंबर क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 7 और 7A। तो फॉर्म नंबर 7 आपका किसके लिए होता है? पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्म नंबर 7A क्या होता है? ये प्री ग्रांट अपोजिशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा फॉर्म नंबर देखा था? फॉर्म नंबर 18 हम लोगों ने देखा। फॉर्म नंबर 18 देखा और साथ ही साथ फॉर्म नंबर 18A देखा। ये सारे फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े। फॉर्म नंबर 18 किसके लिए है ये भी आपको पता होना चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, मतलब पेटेंट को जो है एग्जामिन करने के लिए रिक्वेस्ट करना, तो हम इसको बोल सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक। और ये क्या है? एक्सप्रेस एग्जामिनेशन, ठीक है, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन। अगर आपको और जल्दी एग्जामिन करवाना है, एग्जामिन करने के बाद क्या होता है, वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, FER। जो कंट्रोलर होते हैं ये आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट दे देते हैं, बता देते हैं ये सारी चीज़ें कि आपका ये जो है आपने जो क्या बोलते हैं जो इन्वेंशन है ये आपका एकदम सही है, एकदम नया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फर्दर फिर उसके बाद आपको पेटेंट मिल जाता है। अभी तक ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो हमने ऑलरेडी अपनी पूरी क्लास में कवर कर लिए, कुछ फॉर्म्स और बचते हैं वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस में जहाँ पर ये डिफाइन है स्पेसिफिक कि ये वाला फॉर्म आपको भरना है और क्यों भरना है, ये किस सेक्शन में डिफाइन है, वो सारे सेक्शंस भी अब हम एक एक करके यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि फॉर्म नंबर 1 कहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सेक्शन कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन नंबर 7 में। अब देखिए सेक्शन नंबर 7 में हमको क्या डिफाइन है? सेक्शन नंबर 7 में हमें ये बताना होता है कि किस तरह की हमारा ये इन्वेंशन है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं सेक्शन फॉर्म नंबर 1, ये कहाँ पर डिफाइन है? ये डिफाइन है रूल 20 सब सेक्शन 1 में। बात समझ में आई? ये रूल हमें क्या बताता है? ये रूल हमें बताता है कि इस फॉर्म का ये फॉर्मेट होना चाहिए और इतनी फीस लगेगी। बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको बोला पेटेंट एक्ट्स और पेटेंट्स रूल दोनों में डिफरेंस है। पेटेंट एक्ट हमें बेसिकली बताता है कौन कौन से राइट्स आपको मिलेंगे, क्या क्या कंटेंट होगा उसके अंदर, जो आप फॉर्म भर रहे हैं क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। लेकिन रूल हमें क्या बताता है? आपका फॉर्म का किस तरह का फॉर्मेट होगा, आपकी कितनी फीस लगेगी, ये सब हमें रूल बताता है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 7 जिसमें आपका फॉर्म नंबर 1 डिफाइन है। फिर फॉर्म नंबर 2 डिफाइन है सेक्शन नंबर
10 में। कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन नंबर 10 में। फिर फॉर्म नंबर 9 हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 11A में। कहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा? सेक्शन नंबर 11A में डिफाइन है कि अगर आप अर्ली पब्लिकेशन चाहते हैं तो आप वो करा सकते हैं, और ये आपका सेक्शन 11A में, पेटेंट्स एक्ट 1970 के सेक्शन 11A में डिफाइन किया गया है। इसके बाद फॉर्म नंबर 18 और फॉर्म नंबर 18B कि आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको फॉर्म नंबर 18 और फॉर्म नंबर 18A लगेगा, और ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 11B में। अब ये भी हमने आपको पढ़ाया था कि पोस्ट ग्रांट अपोजिशन और प्री ग्रांट अपोजिशन कहाँ पर डिफाइन है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो ये हमारा सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन 2 में हमारा डिफाइन है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। फॉर्म नंबर इसके लिए लगेगा 7। सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1 में डिफाइन है, फॉर्म नंबर 7A भर के आप अपोज कर सकते हैं और उसे बोला जाएगा प्री ग्रांट अपोजिशन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने बात करी थी कि जो आप पेटेंट एजेंट के पास जाते हैं, पेटेंट एजेंट को कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? तो पेटेंट एजेंट को भरना पड़ता है फॉर्म नंबर 22, और ये डिफाइन है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट एजेंट। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म नंबर 22। इसमें क्या डिफाइन है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट एजेंट। मतलब पेटेंट एजेंट को अगर रजिस्टर करना है तो उनको फॉर्म नंबर 22 देना होगा। सेक्शन नंबर 125 में डिफाइन है, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सेक्शन नंबर 125 में ये चीज़ें आपकी डिफाइन है। इसके बाद आता है फॉर्म नंबर, हालांकि इसके पहले आना चाहिए था बट मैंने, चलिए कोई नहीं, आगे बता देता हूँ। फॉर्म नंबर 21। फॉर्म नंबर 21 किस लिए होता है? थोड़ा सा इसको समझिए। फॉर्म नंबर 21 आपका होता है टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। जितने भी ये फॉर्म है, इन फॉर्म की पूरी लिस्ट आप हमारी वेबसाइट से जा करके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी iprguru.in। साथ ही साथ ये पूरी फॉर्म की लिस्ट IP इंडिया की वेबसाइट पर और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी काफ़ी जगह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बट मैं आपको वही फॉर्म कवर कर रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आता है फॉर्म नंबर 21, जिसमें कि डिफाइन है आपका टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। ये डिफाइन है आपका सेक्शन नंबर 94। मतलब बताता हूँ मैं आपको ये क्या होता है। सेक्शन 94 में ये डिफाइन किया गया है कि अगर किसी के पास कंपलसरी लाइसेंस है बट उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि 2 साल या 3 साल के लिए ही आप कंपलसरी लाइसेंस रख सकते हैं, उसके बाद अगर आपको टर्मिनेट कराना है तो आपको देना होगा फॉर्म नंबर 21, और ये सेक्शन नंबर 94 में डिफाइन है। अब बात आती है कि यहाँ पर एक टर्म आया हमारा कंपलसरी लाइसेंस। आखिर ये कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे पेटेंट मिल गया, ठीक, मुझको पेटेंट मिल गया। अब इसमें क्या होगा? 2 तरीके होते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं अपने बेसिस पे, अपने बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को या ऑथराइज पर्सन को लाइसेंस दे सकता हूँ। इस पेटेंट का लाइसेंस दे सकता हूँ जिससे कि वो उसे यूज़ कर सके, उसे सेल कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है ना। और अगर कोई उसका मिसयूज़ कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सके। तो मैंने दूसरे किसी को, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई पार्टनर है, मैंने उसको लाइसेंस दे दिया। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए आपने पेटेंट तो करा लिया, आपने पेटेंट करा लिया, करा के आपने चुपचाप रख लिया है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं, आपने क्यों रख लिया? आपने इसलिए रख लिया कि ताकि कोई दूसरा उसको पेटेंट न करा पाए। अब आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आपने पेटेंट करा के तो रख लिया है लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कि पब्लिक की जो नीड है उसके लिए वो आपने पेटेंट वो अवेलेबल ही नहीं करा रहे हैं। या मान लीजिए आप अपना कोई ऐसी चीज़ का पेटेंट करा लिया जो आप प्रोडक्ट बहुत महंगा बेच रहे हो, उससे क्या होगा? या मान लीजिए कोई अच्छा पेटेंट है आपने करा के रख लिया है, वो इंडिया में काम ही नहीं कर रहा है, आपने करा के रख लिया। अब लेकिन मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है, उसने बोला कि ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसमें जो है क्या बोलते हैं, पब्लिक का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि पब्लिक के लिए आप अवेलेबल ही नहीं कर रहे हो, आपने तो सिर्फ पेटेंट लेके रख लिया है ना, और आप बहुत महंगा, मतलब आप महंगा सेल कर रहे हो। जो भी प्रोडक्ट, जो भी इन्वेंशन है जिसका आपने पेटेंट कराया, आप बहुत ज़्यादा महंगा सेल कर रहे हो, तो दूसरा अपोज करेगा। ये सब सारी चीज़ें क्या है? तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है? इसके लिए गवर्नमेंट देती है कंपलसरी लाइसेंस, मतलब ज़बरदस्ती लाइसेंस देती है। कंपलसरी लाइसेंस मतलब मैं गया, मैंने बोला गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा है, जो इनका मेथड रहता है कि मुझे, मैं पेटेंटी के पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप इसका जो है लाइसेंस दीजिए, बट उन्होंने 2 तरीके हैं, या तो उन्होंने सीधे सीधे दे दिया लाइसेंस, या फिर क्या हुआ, मुझे लगा कि ये लाइसेंस दे ही नहीं रहे,
अब क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या? जब रीज़न देखा, पता किया, तो पता चला कि भैया ये तो चुपचाप करा के बैठे हैं, इंडिया में इनका पेटेंट यूज़ ही नहीं हो रहा और ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, और अगर कर देते हैं तो बहुत महंगा बेच रहे हैं। तो जब मुझे लगा कि ये सब सारी चीज़ें तो गलत हो रही हैं, तो फिर मैंने फिर गवर्नमेंट को जाकर जो है रिक्वेस्ट करा कि ऐसी ऐसी चीज़ें, तो फिर गवर्नमेंट आपको क्या देती, कंपलसरी लाइसेंस देती, ज़बरदस्ती लाइसेंस आपको दे देती है। समझ में आ गया आपको? कंपलसरी लाइसेंस। और कंपलसरी लाइसेंस जो ये शब्द है, कंपलसरी लाइसेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग ये डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 84 में। कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 84 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो हम लोगों ने अभी सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लिए। टोटल 35 फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने सारे कवर कर लिए। अब लास्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आता है कि हमें कौन कौन से सेक्शंस रिवाइज करने हैं। तो ये सारे सेक्शंस हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे सेक्शंस आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलमोस्ट हम लोग सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। जो नहीं किया वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, कोर डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2 में डिफाइन है, हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। नॉन पेटेंटेबल सेक्शन 3 एंड 4 में डिफाइन है, ये भी पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर देखिए यहाँ पर क्या है, सेक्शन नंबर 6 है, इसमें क्या है, क्या डिफाइन किया गया, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। फॉरेन फाइलिंग डिस्क्लोजर, जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 8 में डिफाइन है कि आप फॉरेन कंट्री में भी फाइल कर रहे हैं तो भी आपको बताना होगा। सेक्शन नंबर 9 और 10 में आपको पूरा डिफाइन है कि स्पेसिफिकेशन आपको पूरा बताना होगा। सेक्शन 11A अर्ली पब्लिकेशन के लिए, 11A अर्ली पब्लिकेशन के लिए, जिसके लिए आपको फॉर्म नंबर 9 देना होता है। सेक्शन 11B रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए सेक्शन 11B में डिफाइन है, और इसके लिए आपको कौन से फॉर्म देने होते हैं, 18A और 18B। ठीक, इसके बाद अपोजिशन एंड ग्रांट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्री ग्रांट अपोजिशन 25 सब सेक्शन 1 में डिफाइन है। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 में डिफाइन है। ग्रांट ऑफ पेटेंट ये आपका सेक्शन नंबर 43 में डिफाइन है। पेटेंटी को क्या राइट्स मिलते हैं, ये सेक्शन 48 में डिफाइन है। पेटेंट का टर्म कितना होता है, 20 ईयर्स, ये आपका सेक्शन 53 में डिफाइन है। इसके बाद आता है कंपलसरी लाइसेंस, वर्किंग प्रिंसिपल्स, किस बेसिस पे जो है, ये आपका सेक्शन नंबर 83 में डिफाइन है कि क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं कंपलसरी लाइसेंस के, और कंपलसरी लाइसेंस किस बेसिस पे आपको मिलता है, क्या उसके डेफिनेशन वगैरह है, सेक्शन नंबर 84 में डिफाइन है। रिवोकेशन फॉर नॉन वर्किंग, सेक्शन नंबर 85 में बोला गया है अगर आपका पेटेंट नॉन वर्किंग है तो उसे रद्द किया जा सकता है, सेक्शन नंबर 85 में है। मतलब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, एक बार पूछा गया था, पेटेंट रिवोकेशन किस सेक्शन में डिफाइन है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे, सेक्शन नंबर 85 में डिफाइन है। सेक्शन नंबर 92 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी मतलब कि मान लीजिए सपोज कोई पेंडेमिक हो गई, कोई युद्ध हो गया, वॉर हो गया, या कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गई, उस केस में क्या होता है, उस केस में गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट जो है आपको पेटेंट दे सकती है। अब पेटेंट कैसे देगी, ऐसे डायरेक्ट तो पेटेंट मिलेगा नहीं, वो किसके थ्रू देती है, वो देती है फिर कंपलसरी लाइसेंस के थ्रू, वो आपको दे देगी कंपलसरी लाइसेंस। मान लीजिए सपोज वॉर हो गया या हेल्थ इमरजेंसी हो गई, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना था। अब मान लीजिए कोई ऐसी मेडिसिन आपने बनाई, कोई लाइफ सेविंग आपका ड्रग आपने बना दिया है, कोई ऐसी मेडिसिन बना दी है, लेकिन उसका पेटेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि जल्दी हमें सारी चीज़ें देनी है, पब्लिक तक पहुंचानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको फटाक से उसका कंपलसरी लाइसेंस दे देगी। 92A सेक्शन 92A एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करनी है, मान लीजिए कोई ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ को देनी है, कुछ ऐसी लाइफ सेविंग हमारे मेडिसिन है या ड्रग्स है, तो वो भी कर सकती है कंपलसरी लाइसेंस के थ्रू, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकती। हम मैन्युफैक्चर नहीं करती गवर्नमेंट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकती है कंपलसरी लाइसेंस के थ्रू। इन्फ्रिंजमेंट एंड डिफेंसेस, ये क्या बताता है कि आपका कौन सा ज्यूरिसडिक्शन लगेगा, मतलब कौन सा आपका टेरिटरी होगा, या आपका जो केस है बेसिकली वो कहाँ पर फाइल होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे नहीं हो सकता है, और हाई कोर्ट में भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। 104A बर्डन ऑफ प्रूफ, आपको प्रूफ देना होगा। 107 सेक्शन डिफाइन करता है डिफेंसेस क्या क्या सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 107A ये आपका बताता है बोलर एक्सेप्शन। अब आप क्या होता है बोलर एक्सेप्शन, मतलब कि जैसे आपका कोई चीज़ हो गई जो आपका क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपका कोई ऐसा पेटेंट है जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हो रहा है या रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसमें फिर क्या होता है, आपको एक्सेप्शन मिलेगा। जो रिसर्च के लिए यूज़ किया जा रहा है या हमारा क्या बोलते हैं कोई एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो गवर्नमेंट आपको जो है पेटेंट दे सकती है।
फिर आता है हमारा पेटेंट एजेंट, ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 125 से 132 में। इसमें इनके राइट्स, इनके ड्यूटीज़, क्या क्या इनका वर्किंग प्रिंसिपल है, सब कुछ यहाँ पर डिफाइन है। और सेक्शन नंबर 133 से 139 में कन्वेंशन और पीसीटी एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर जो आपका पेटेंट्स एक्ट 1970 का है यहाँ पर दोस्तों ख़त्म होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब ये पूरा पेटेंट्स एक्ट 1970 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो कुछ भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे कुछ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।